Hello my dear students and future doctors, welcome back to another session of class 11 zoology. मैं आप लोगों के zoology mentor विशुद्ध घोषाल सारूप and welcome back to this amazing platform of Gurukul 360 here at Nagaon, Assam. ऐसे तो हम लोग का ऑफलाइन क्लासेस रेगुलरली चलता है, बट टू गिव सम एडेड एडवांटेज टू आवर स्टूडेंट्स हम लोग यूट्यूब में कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेके आते हैं चैप्टर्स वाइज या कंसेप्ट वाइज. तो आज ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन जो चैप्टर है उस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं. और ये इंपॉर्टेंट भी है और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक टॉपिक भी है, तो इसको बहुत डिटेल में और आसानी से हम लोग समझ जाएंगे. सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस लेक्चर. चलो तो स्टार्ट करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म. तो बेसिकली काउंटर करंट मैकेनिज्म होता क्या है, काउंटर करंट क्या है? काउंटर करंट का मतलब होता है, देखो करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ लिक्विड, राइट, या फ्लो. अब अपना किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स है और जो ब्लड कैपिलरीज है उसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है और नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेट फ्लो हो रहा है या यूरिन फ्लो हो रहा है, यानी कि लिक्विड्स का फ्लो अपने किडनी के अंदर होते रहता है. और उस समय अगर लिक्विड का ऑपोजिट डायरेक्शनल फ्लो हम लोगों को देखने को मिलता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं काउंटर करंट, राइट. अच्छा, उतना डिटेल में अभी नहीं जाते, तो मेन मुद्दा है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे क्यों. काउंटर करंट मैकेनिज्म हम लोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि मैमल्स, वी आर मैमल्स, राइट. mammals can produce hypertonic, या तो इसको कह सकते हो concentrated urine. So we have the capability, we are mammals, we have the capability to produce concentrated urine, जिसको हम लोग hypertonic urine भी कह रहे हैं, राइट. ओके, तो इसका मतलब हम लोग जरूरत के हिसाब से अपना यूरिन का कंसेंट्रेशन चेंज कर सकते हैं. कभी कभी हम लोग हाइपोटोनिक यूरिन बनाता है, कभी कभी हम लोग हाइपरटोनिक यूरिन बनाते हैं. अच्छा, नॉर्मल या हाइपोटोनिक जो यूरिन होता है वो कब प्रोड्यूस होता है? जब हम लोग के बॉडी में एनफ वॉल्यूम में वाटर रहता है और ब्लड प्रेशर भी सही रहता है. देखो, ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है ब्लड वॉल्यूम के ऊपर. अब ब्लड में क्या है, मेन जो सॉल्वेंट है ब्लड में दैट इज वाटर. उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कंडीशन में रहता है, कुछ प्रोटीन रहता है, राइट. तो वो ब्लड या बॉडी फ्लूइड का क्या बनाता है, कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करता है. तो अगर ब्लड का वॉल्यूम हाई रहेगा, यानी कि ब्लड में वाटर या सॉल्वेंट ज्यादा है, तो उस कंडीशन में अपना बॉडी जो है वो हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करेगा. बट अगर बॉडी में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है ड्यू टू डिहाइड्रेशन, बॉडी से वाटर चला गया है, ठीक है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से बॉडी में पानी का, वाटर का कमी है, तो उसके वजह से ब्लड प्रेशर भी लो हो गया है. और जो नेफ्रॉन जो यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है, तो यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए ब्लड को फिल्टर कर रहा है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो चुका है, राइट. तो इसके वजह से अपना बॉडी क्या करते हैं उस समय खुद को बचाने के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म का मदद लेता है, सहारा लेता है, दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म. नेफ्रॉन का ही कुछ पार्ट्स उसको हेल्प करते हैं और उसके मदद से हम लोग बॉडी फ्लूइड के कंपैरिजन में हायर कंसेंट्रेशन वाला यूरिन प्रोड्यूस कर सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रेटेड यूरिन या हाइपरटोनिक यूरिन. तो हाइपरटोनिक यूरिन या कंसेंट्रेटेड यूरिन हम लोग कब बनाते हैं, जब बॉडी में डिहाइड्रेशन हो चुका है. तो अपना प्राइम रिक्वायरमेंट क्या है, वाटर को कंजर्व करके रखो, लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर को बॉडी से रिलीज होने दो. अगर बॉडी से एक्सेस लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा यूरिन के माध्यम से, उसको हम लोग बोलते हैं डायूरेसिस, जिसको रोकना पड़ेगा. तो काउंटर करंट मैकेनिज्म एंड कुछ हार्मोन लाइक एंटी डायूरेटिक हार्मोन या एडीएच मिलके ये काम करते हैं अपन को, यानी कि ह्यूमन बीइंग को कंसेंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए मदद करते हैं, ठीक है. ओके, तो ये कंसेंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए जो मैकेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है दैट इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म, राइट. ओके, तो कंसेंट्रेटेड या हाइपरटोनिक बोल रहे हैं, तो किसके कंपैरिजन में ये यूरिन हाइपरटोनिक है, अपना ब्लड या बॉडी फ्लूइड के कंपैरिजन में. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंसेंट्रेशन ऑफ ब्लड या बॉडी फ्लूइड. तो अपना ब्लड या बॉडी फ्लूइड का जो कंसेंट्रेशन होता है ना दैट इज 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर वॉल्यूम.
यानी कि कितना सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट पार्टिकल्स है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं उस सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन, राइट। तो ब्लड का कंसेंट्रेशन कितना है, 300 मिलियोस्मोल पर लीटर। अगर हम लोग हाइपरटोनिक या कंसेंट्रेटेड यूरिन बोल रहे हैं तो उस कंसेंट्रेटेड यूरिन का कंसेंट्रेशन क्या होगा, कंसेंट्रेटेड यूरिन का कंसेंट्रेशन कितना होगा, ब्लड से 4 गुना ज्यादा होगा। यानी कि ब्लड का कंसेंट्रेशन कितना है, 300, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1200। सो 1200 मिली osmol per liter volume, that is the concentration of concentrated urine, right। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकता है, जब बॉडी को जरूरत होता है वो कंसंट्रेटेड यूरिन बना सकता है, ठीक है। यानी कि बॉडी कैसे यूरिन बनाता है, ब्लड को फिल्टर करके फिल्ट्रेट बनाता है। अब उस फिल्ट्रेट के अंदर जो जरूरत का चीज होता है उसको बॉडी वापस ले लेता है, जिसको बुलाता है रिएब्जॉर्प्शन, ठीक है। अच्छा, नेफ्रॉन का जो ट्यूब्यूलर पार्ट है जिसको हम लोग रेनल ट्यूब्यूल होता है, उसमें ब्लड वेसल्स के माध्यम से बॉडी डायरेक्टली भी अनवांटेड मटेरियल को उस फिल्ट्रेट के अंदर ऐड कर सकता है, जिसको बुलाता है सिक्रेशन। और अल्टीमेटली जो फ्लूइड नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट से बाहर आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं यूरिन, राइट। ओके, तो चलो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझने के लिए या कंसंट्रेटेड यूरिन समझने के लिए हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि यूरिन फॉर्मेशन अपने नेफ्रॉन के अंदर कैसे हो रहा है। तो फर्स्ट वील ड्रॉ द नेफ्रॉन। ओके, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ किए। ये एफरेंट आर्टेरियल हो गया, ये ग्लोमेरुलस हो गया, ये इफरेंट आर्टेरियल हो गया। ओके, अब ये मत बोलना कि ये डायग्राम में सर पीसीटी और डीसीटी तो कन्वॉल्यूटेड होता है, फोल्डेड होता है, कॉइल्ड होता है, यहाँ पे कॉइल्ड क्यों नहीं बना है। यहाँ पे हम समझने के जो एज है, समझने की सुविधा के लिए इस तरह से स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो ये है बोमेंस कैप्सूल, ये है पीसीटी, ये डिसेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनली, दिस इज द हेयरपिन लूप, असेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनली, ये डीसीटी, और ये कलेक्टिंग डक्ट। बोमेंस कैप्सूल में किस तरह का सेल्स रहता है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर हम लोगों को मिलेगा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल, और स्पेसिफिकली बोमेंस कैप्सूल का जो ये इनर लाइनिंग होता है इसमें मॉडिफाइड सिंपल स्क्वामस सेल्स यानी कि पोडोसाइट्स देखने को मिलता है। पीसीटी में किस तरह का सेल देखने को मिलता है, पीसीटी में देखने को मिलता है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉर्डल एपिथेलियल सेल्स। पीसीटी का जो रीअब्जॉर्प्शन रेट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यह है हेनलीज लूप। हेनलीज लूप का ये जो डिसेंडिंग आर्म और असेंडिंग आर्म देख रहे हैं, इसमें थिक पोर्शन और थिन पोर्शन भी दिख रहा है। तो दोनों के जो थिक सेगमेंट है डिसेंडिंग आर्म एंड असेंडिंग आर्म का, यहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स होता है, और दोनों का जो थिन सेगमेंट है यहाँ पे सिंपल स्क्वामस सेल्स देखने को मिलता है। ये जो डीसीटी है, डीसीटी की इनर लाइनिंग में भी सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स देखने को मिलता है। कलेक्टिंग डक्ट के जो इनर लाइनिंग है वहां पे भी सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स देखने को मिलता है। दीज आर सम बेसिक टॉक्स अबाउट आवर नेफ्रॉन, ठीक है। अच्छा, अब यूरिन फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, डिटेल में नहीं, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन का अलग ही एक टॉपिक बन जाता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा काउंटर करंट को समझने के लिए यूरिन फॉर्मेशन को थोड़ा सा शॉर्टकट में ब्रीफ में हम लोग समझ लेंगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है, देखो ये एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड अंदर आ रहा है ग्लोमेरुलस के अंदर, और फिर इफरेंट आर्टेरियोल से ये ब्लड बाहर जा रहा है ग्लोमेरुलस से। और ये ब्लड जो आ रहा है यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक है, जिसको बोला जाता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यानी कि यहाँ पे जो ब्लड फ्लो है वो ग्लोमेरुलर वॉल के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और मेनली इस प्रेशर के वजह से ही ब्लड को फिल्टर आउट किया जा रहा है। और बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो लिक्विड फॉर्म हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे फिल्ट्रेट। तो क्या बोलेंगे हम लोग, फिल्ट्रेट फॉर्मेशन होते हुए देखेंगे। तो बेसिकली ये ग्लोमेरुलस से हो रहा है, इन बिटवीन ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल, और इन दोनों के बीच में रहता है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये तीनों लेयर क्रॉस करके ब्लड फिल्टर आउट होके बहुत फाइनली एक लिक्विड बना रहा है जिसको हम लोग कह रहे हैं फिल्ट्रेट, राइट।
ओके, अब ब्लड इतना फाइनली फिल्टर आउट हो रहा है। अगर पूछा जाए कि ये ब्लड और फिल्ट्रेट में डिफरेंस क्या है, ब्लड और फिल्ट्रेट में डिफरेंस ये है कि ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है, यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, फिल्ट्रेट के पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं है। ब्लड में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है जिसको प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं, जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये सब फिल्ट्रेट में नहीं होता है। तो ये सब प्रोटीन्स और फॉर्म्ड एलिमेंट छोड़ के ब्लड से बाकी सारा कंपोनेंट जो है ये बोमन्स कैप्सूल के जो लुमेन है इसमें आ चुका होता है और ये फिल्ट्रेट बनाता है। ठीक है, एक चीज याद रखना है, ब्लड का या प्लाज्मा का, ब्लड मतलब ब्लड का लिक्विड पार्ट, ब्लड में जो प्लाज्मा है और ये जो फिल्ट्रेट है, ये दोनों का कंसेंट्रेशन बराबर होता है, इक्वल होता है। ब्लड का भी कंसेंट्रेशन कितना है, 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर, और ये जो इनिशियली जो फिल्ट्रेट बनता है इसका भी कंसेंट्रेशन होगा 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर, क्योंकि ये दोनों का टोनिसिटी में यानी कि कंसेंट्रेशन में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। ओके, तो ब्लड एंड फिल्ट्रेट को हम लोग कह सकते हैं दिस टू आर आइसोटोनिक इन नेचर, क्योंकि दोनों का कंसेंट्रेशन सेम है। अच्छा, तो ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी के वॉल के ऊपर से प्रेशर क्रिएट करके ब्लड को फिल्टर आउट करके जो फिल्ट्रेट बनाया गया यहाँ पे, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया यूरिन फॉर्मेशन का। अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जो फिल्ट्रेट इधर बना है, इस फिल्ट्रेट के अंदर ऐसा भी कुछ कंपोनेंट होता है जो कि बॉडी के लिए नेसेसरी होता है। बॉडी इसको यूरिन बना के यहाँ से रिलीज नहीं कर सकते हैं, यहाँ से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इस फिल्ट्रेट के अंदर ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स होता है, अदर न्यूट्रिएंट्स होता है। इस फिल्ट्रेट के अंदर अगर एक्सेस वाटर होगा, एक्सेस सॉल्ट होगा, एक्सेस बाइकार्बोनेट आयंस होगा, एक्सेस अदर इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस होगा, वो सारी चीजों को करना क्या होगा, ये जो नेफ्रॉन का बोमन्स कैप्सूल छोड़ के बाकी जो पार्ट है, बाकी जो रेनल ट्यूब्यूलर पार्ट है, वहां से रीअब्सॉर्ब करवा दिया जाएगा। यानी कि फिल्ट्रेट बना के बॉडी कुछ सोचता है कि मैं कुछ गलती किया हूं, इस फिल्ट्रेट में ऐसा कुछ चीज मटेरियल में फिल्टर आउट कर दिया हूं यहां से ग्लोमेरुलर से, जो कि नहीं करना चाहिए था, जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बॉडी उसको वापस बुला लेते हैं। यानी कि नेफ्रॉन के चारों ओर हम लोग जानते हैं कि ये जो इफरेंट आर्टेरियोल का एक्सटेंशन है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, वो चारों ओर से नेफ्रॉन को घेर के रखता है कि नहीं। तो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी यानी कि जो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है, उसमें जो ब्लड है वो रेनल ट्यूब्यूलर पार्ट से वो एक्सेस मटेरियल्स को वापस बुला लेते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को, जो सेकेंड प्रोसेस है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। अच्छा, अभी ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, जितना फिल्ट्रेट बना, जैसे कि अगर 1 मिनट का बात किया जाएगा, 1 मिनट में कुछ 125 ml फिल्ट्रेट बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो इस हिसाब से 1 मिनट में अगर लगभग नियर अबाउट 1 लीटर ब्लड को फिल्टर आउट करके जो फिल्ट्रेट बनाया जा रहा है 125 ml के पास, अगर एक दिन में तुम कैलकुलेट करोगे तो क्या कितना निकलेगा, एक दिन में वो निकलेगा नियर अबाउट 180 लीटर। लेकिन हम लोग तो 180 लीटर यूरिन बाहर नहीं फेंकते हैं, हम लोग सिर्फ 1.5 लीटर 1.5 लीटर यूरिन को यूरिनेट करते हैं। तो इतना सारा फिल्ट्रेट कहाँ गया? इसका मतलब है जो ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस है उसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो फिल्ट्रेट है वो बॉडी को वापस दे दिया जाता है, ठीक है। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। और ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, इसका रेट सबसे ज्यादा है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या क्या चीज का रीअब्जॉर्प्शन होता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से न्यूट्रिएंट्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है। कितना परसेंट न्यूट्रिएंट्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है? 100% ऑफ न्यूट्रिएंट्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होता है। कितना परसेंट वाटर एंड सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होता है? नियर बाय 70% ऑफ सॉल्ट एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। पीसीटी से जितना वाटर रीअब्जॉर्ब होगा उतना ही सॉल्ट को भी ब्लड वेसल अपने अंदर रीअब्जॉर्ब कर लेता है। पीसीटी से और क्या चीज रीअब्जॉर्ब होता है? पीसीटी से बाइकार्बोनेट आयन HCO3- रीअब्जॉर्ब होता है, और पीसीटी से पोटेशियम आयन K+ आयन भी रीअब्जॉर्ब होता है।
ठीक है। अच्छा, अब पीसीटी से ये फिल्ट्रेट कहाँ पे घुसा, हेनलीज लूप का डिसेंडिंग आर्म में। जब पीसीटी में ये जो फिल्ट्रेट है, ये जो लिक्विड है, इसका कंसंट्रेशन कितना होता है, इसका भी कंसंट्रेशन 300 मिलीऑस्मोल होता है, जितना इनिशियल फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन है। अच्छा, क्यों इसमें कंसंट्रेशन में कुछ चेंजेस क्यों नहीं है, इतना सारा रीअब्जॉर्प्शन तो हुआ। देखो, एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कब चेंज होगा, अगर उसमें सॉल्वेंट या सॉल्यूट में अगर कोई चेंजेस आएगा रेशियो में। लेकिन इधर क्या है, जितना सॉल्वेंट रिअब्सॉर्ब हुआ है उतना ही सॉल्यूट रिअब्सॉर्ब हुआ है, जितना वाटर गया है बाहर उतना सॉल्ट भी गया है, इसीलिए अंदर जो फिल्ट्रेट था इसके नेट जो कंसंट्रेशन है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। अच्छा, अब ये कहाँ पे आएगा, अब ये आएगा डिसेंडिंग आर्म में। अब याद रखना कि डिसेंडिंग आर्म इज वेरी मच इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन, बट इट्स परमिएबल टू वाटर। तो डिसेंडिंग आर्म से क्या होगा, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है। अच्छा, एसेंडिंग आर्म में कहानी पलट जाता है, जैसे यहाँ पे यू टर्न लेते हैं। एसेंडिंग आर्म ये उल्टा होता है, दिस इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्ट, राइट, बट इम्परमिएबल टू वाटर। एसेंडिंग आर्म क्या है, एसेंडिंग आर्म इज परमिएबल टू सॉल्ट। इनिशियल क्या है, सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है, बट इम्परमिएबल टू वाटर, यहां से वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो एसेंडिंग आर्म है इसमें एक थिन सेगमेंट दिख रहा है, थिक सेगमेंट दिख रहा है। थिन सेगमेंट में जो सॉल्ट का रीअब्सॉर्प्शन होता है दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ पैसिव डिफ्यूजन, और यहां पे जो रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है थिक सेगमेंट में, जो सॉल्ट का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है इट इज बाय द मोड ऑफ एक्टिव डिफ्यूजन, राइट। ओके, अब ये फिल्ट्रेट आ गया है कहां पे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी रीअब्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट का रीअब्सॉर्प्शन होता है और सॉल्ट के पीछे पीछे वाटर का भी रीअब्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, बट डीसीटी से जो सॉल्ट एंड वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन। ये कब होगा, अगर बॉडी में पानी का कमी है, डिहाइड्रेशन हो चुका है, अगर जीएफआर घट चुका है यानी कि बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो चुका है, उसी समय ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए यहां से सॉल्ट को रीअब्सॉर्ब करवाया जाएगा और सॉल्ट के पीछे पीछे ये वाटर मॉलिक्यूल या वाटर ब्लड वेसल के अंदर जाएगा और ब्लड वेसल के अंदर वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर लेगा। ठीक है, तो ये सारे जो कारनामा डीसीटी से हो रहा है, ये सारे चीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए मदद चाहिए एक हार्मोन का, सिग्नल चाहिए एक हार्मोन का, उसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, ये कहां से आया है, ये एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टिकल रीजन या एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये हार्मोन आया है। ठीक है, ये हो गया। डीसीटी से और भी कुछ चीज रीअब्सॉर्ब होता है, HCO3- बाइकार्बोनेट आयन का भी रीअब्सॉर्प्शन डीसीटी से होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये फिल्ट्रेट आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो फिल्टर आता है उसको हम लोग यूरिन कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूरिन कहेंगे, अब फिल्ट्रेट नहीं कहेंगे उसको। ठीक है। अच्छा, कलेक्टिंग डक्ट से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ठीक है, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है और ये एडीएच के इन्फ्लुएंस में कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया का भी रीअब्सॉर्प्शन, यहाँ पे डिस्टल पार्ट ऑफ जो कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ से यूरिया का भी रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन। नाउ एक तीसरा प्रोसेस है, अब ये जो फिल्ट्रेट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, इसमें से नेसेसरी जो चीज है बॉडी तो इसको वापस ले रहा है। अब ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटा है जिसको बॉडी यहाँ पे फिल्टर आउट नहीं कर पाया। ठीक है, तो तुम अगर मानो कि ट्रेन पकड़ने जा रहे हो, अब जो स्टेशन है वहां से ट्रेन छूट गया,
अब तुम क्या जहां पे जा रहे तो वहां पे नहीं जाओगे, जाओगे, तुम बस पकड़ के जाओगे या तुम गाड़ी लेके अगले स्टेशन में चले जाओगे, ट्रेन का जो नेक्स्ट स्टॉपेज है वहां पे जाकर ट्रेन को पकड़ोगे। तो ठीक उसी तरह से अगर ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रोसेस में अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को फिल्टर आउट करना भूल गया है बॉडी, तो बॉडी क्या करता है, ब्लड के थ्रू डायरेक्टली रेनल ट्यूब्यूल के अंदर सिक्रेट कर देते हैं। एंड दैट थर्ड प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज कॉल्ड ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। अच्छा, ट्यूब्यूलर सिक्रेशन कहां कहां पे होता है? सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ H प्लस आयन, सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ H प्लस आयन, सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ अमोनिया, ये होता है पीसीटी में, ठीक है। हेनलीज लूप में ऐसा कोई सिक्रेशन नहीं हो रहा है। डीसीटी में भी सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ H प्लस आयन हो रहा है, सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ अमोनिया हो रहा है एंड सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन भी हो रहा है। याद रखना है कि पीसीटी में जो है वहां पे पोटेशियम आयन का क्या हुआ था, रीअब्जॉर्प्शन, बट डीसीटी में वही पोटेशियम आयन का सिक्रेशन हो रहा है। बाकी कौन रहा? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में भी सिक्रेशन होता है, सिक्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड सिक्रेशन ऑफ H प्लस आयन। देखो ये H प्लस आयन को सीक्रेट करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि H प्लस आयन इंक्रीजेस एसिडिटी ऑफ ब्लड, और अगर ब्लड का एसिडिटी बढ़ जाएगा यानी कि 7.4 के नीचे पीएच चला जाएगा तो दैट विल बिकम टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी। इसीलिए यूरिन के माध्यम से ये एक्सेस जो एसिडिटी है, पीएच है, इसको बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो यूरिन भी इसलिए क्या हो जाता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है। तो ये था टोटल प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो कुल मिला के अब यूरिन बन चुका है, बट ये यूरिन भी दो टाइप का बन सकता है, नॉर्मल यूरिन यानी कि हाइपोटोनिक यूरिन और कंसंट्रेटेड यूरिन या हाइपरटोनिक यूरिन। तो ये हाइपरटोनिक यूरिन कब बनता है, ये हम लोग बात किए, बॉडी जब डिहाइड्रेट हो चुका होता है, बॉडी में जब बीपी लो हो चुका होता है। तो अगर हम लोग अपना किडनी का बात करेंगे तो किडनी में दो जोन हम लोग को देखने को मिल रहा है कि नहीं? किडनी में आउटर जोन को कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर जोन को हम लोग मेडुला बोलते हैं। तो नेफ्रॉन भी दो टाइप का तो है, कुछ नेफ्रॉन है जिसको बोला जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, है कि नहीं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन का हेनलीज लूप और वासा रेक्टा जो होता है वो काफी अनडेवलप्ड होता है। और सेकेंड टाइप ऑफ नेफ्रॉन जिसको हम लोग बोल रहे हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अब ये जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का क्या होता है, हेनलीज लूप काफी बड़ा होता है, डीप इनटू द इनर मेडुला तक हेनलीज लूप पहुंच जाता है, और इसका जो वासा रेक्टा होता है वो भी काफी वेल डेवलप्ड देखने को मिलता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का। बट जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का पॉपुलेशन किडनी में कम होता है, 15 to 20%। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का पॉपुलेशन किडनी में ज्यादा होता है, 75 to 85%। बट कंसेंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए कौन हेल्प करेगा हमको? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है ये कंसेंट्रेटेड यूरिन नहीं बना पाते हैं, ये नॉर्मल यूरिन बनाता है, हाइपोटोनिक यूरिन बना सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं, फोकस करने वाले हैं ये जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के ऊपर, क्योंकि इसके पास एक लॉन्ग लूप ऑफ हेनली एंड वेल डेवलप्ड वासा रेक्टा प्रेजेंट है, और ये दोनों ही डीप डाउन इनटू द इनर मेडुला जोन में एक्सटेंडेड रहता है, ठीक है। ये किडनी का कॉर्टेक्स जोन है और ये है किडनी का मेडुलरी जोन। ओके, तो बेसिकली ये जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन इन कंपेयर टू कॉर्टिकल नेफ्रॉन कैसे अपने फंक्शन में डिफर करता है और कंसंट्रेटेड यूरिन बनाता है, वो जो प्रोसेस है हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म में अब डिटेल में सीखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी ये सारे बातें कर लिए थे कि काउंटर करंट मैकेनिज्म में अपना नेफ्रॉन्स जो है वो बॉडी फ्लूइड के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड यानी कि हाइपरटोनिक यूरिन फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकता है जो काउंटर करंट मैकेनिज्म या जो कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन के लिए जो नेफ्रॉन हेल्प करते हैं, दे आर जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। ये हीरो होता है बॉडी के, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर पूछा जाए कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स का कौन सा पार्ट जो है जो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, तो पार्ट्स का नाम बताना पड़ेगा। फर्स्ट, लूप ऑफ हेनली,
एंड सेकेंडली वासा रेक्टा, राइट। तो लूप ऑफ हेनली और वासा रेक्टा, these are responsible for making concentrated urine, right? अच्छा, अब ये दोनों मिलके करते क्या है? ये दोनों मिलके बेसिकली किडनी के अंदर जो है, किडनी के अंदर कॉर्टेक्स से लेके मेडला तक जो रीजन होता है, कॉर्टेक्स से लेके मेडला तक, ये वाला ऊपर वाला जोन को कॉर्टेक्स बोल रहा है और अंदर वाला जोन को मेडला बोल रहे हैं, राइट। ये वाला जोन है कॉर्टेक्स और ये वाला जोन है मेडला। सो कॉर्टेक्स से लेके मेडला के तरफ ये क्या कर देता है, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म कर देते हैं, यानी कि ये दोनों मिलके, दोनों भाई दोनों तबाही, लूप ऑफ हेनली वासा रेक्टा, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, कॉर्टिकल रीजन में जो फ्लूइड है, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन रखते हैं 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर, यानी कि हाइपोटोनिक रखते हैं, और इनर मेडलरी जोन में जो फ्लूइड है उसका कंसंट्रेशन रखते हैं 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर, यानी कि हाइपरटोनिक। सो कॉर्टेक्स से लेकर मेडला के तरफ एक ग्रेडियंट क्रिएट करता है, यानी कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, दे फॉर्म्स कॉर्टिको मेडलरी concentration gradient from 300 milliosmol to 1200 milliosmol of the fluid present into the space called interstitial space inside the kidney region, right? Okay, तो ये तैयार करने का मतलब क्या है, क्यों ये लोग ऐसा तैयार किया या इस तरह का ग्रेडियंट को मेंटेन करेगा लूप ऑफ हेनली और वासा रेक्टा मिलके, ताकि दे कैन गिव और दे कैन क्रिएट इजी पैसेज ऑफ वाटर टू reabsorb थ्रू कलेक्टिंग डक्ट। मुद्दा समझो, मुद्दा नहीं समझो तो अभी समझ लो। तो एक नेफ्रॉन के अंदर जो स्ट्रक्चर है, यहां पे क्या था, ये नेफ्रॉन था। अब इसी नेफ्रॉन को अगर मैं जूम आउट करके इधर ड्रॉ करता हूं, तो एक बाउंड्री लाइन क्रिएट कर दिया। इस बाउंड्री लाइन के ऊपर जो भी है, दैट इज द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ किडनी, दैट इज द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ किडनी। और इस बाउंड्री लाइन के नीचे जो भी रहेगा, दैट इज द मेडलरी रीजन ऑफ किडनी। मेडलरी जोन को भी हम लोग दो जोन में डिवाइड कर सकते हैं, ये इनर मेडला है, दिस इज आउटर मेडला, एंड दिस इज ऑब्वियसली कॉर्टेक्स, ठीक है। तो कॉर्टेक्स रीजन में एक नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट होता है, कॉर्टेक्स रीजन में नेफ्रॉन का जो मैल्पिजियन बॉडी, जिसमें बोमेंस कैप्सूल रहेगा, ठीक है, ग्लोमेरुलस रहेगा, देन प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल रहेगा, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल रहेगा, और मेडलरी रीजन में हेनलीज लूप रहता है और कलेक्टिंग डक्ट होता है, राइट। अच्छा, अभी हेनलीज लूप के पैरेलली पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का एक ब्रांच गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं वासा रेक्टा, वो प्रेजेंट होता है। ये हेनलीज लूप या लूप ऑफ हेनली है, ये वासा रेक्टा है। तो हम लोग क्या सीखे कि दोनों मिलके कॉर्टिकोमेडलरी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करेगा, यानी कि ये कॉर्टेक्स रीजन में कंसंट्रेशन है 300, इनर मेडलरी रीजन में कंसंट्रेशन है 1200, और ये ग्रेजुअली इंक्रीजिंग होता है, यानी कि यहाँ पे 300 होगा तो यहाँ पे 400 हो जाएगा, यहाँ पे 500 हो जाएगा, ग्रेजुअली नीचे की तरफ कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक होता रहेगा, यहाँ पे 700 हो जाएगा, यहाँ पे 800, यहाँ पे 900, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1100, और इनर मेडला में आते आते ये 4 टाइम मोर हाइपरटोनिक हो जाएगा, राइट। ओके, तो ये जो ग्रेडियंट क्रिएट किया और मेंटेन करते हैं ये अपना दोनों भाई दोनों तबाही मिलके, तो दिस विल प्रोमोट इजी पैसेज ऑफ वाटर थ्रू दिस सीडी कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, इसका जो स्टिमुलस है वो
कहां से आता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन से, राइट। अभी एंटी डायूरेटिक हार्मोन करते क्या है? ये कलेक्टिंग डक्ट का जो वॉल होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन करते क्या है? ये कलेक्टिंग डक्ट के वॉल में कुछ वाटर टनल बना लेता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वापोरिन, राइट। अभी एक्वापोरिन के थ्रू क्या बाहर निकल सकता है? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है, राइट। तो वाटर को रीअब्जॉर्प्शन कराने के लिए एडीएच तो तैयार बैठा है, लेकिन वाटर बाहर कब आएगा? वाटर बाहर तब आएगा जब इसके अंदर जो फ्लूइड नीचे की तरफ आ रहा है, जिसको हम लोग यूरिन बोल रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट के अंदर से, वो यूरिन अगर हाइपोटोनिक हुआ तो क्या दिखेगा कि बाजू में उसके जो नेबरिंग जो एरिया में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये जो खाली जगह होता है हम लोग उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस इनसाइड द किडनी। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो ऑस्मोलैरिटी है वो डाउनवर्ड्स में क्या हो रहा है? हाइपरटोनिक हो रहा है। तो ये फिल्ट्रेट अगर हाइपोटोनिक है, ये अगर 300 ऑस्मोलैरिटी या उससे कम ऑस्मोलैरिटी लेके नीचे आ रहा है, 200 ऑस्मोलैरिटी या 100 ऑस्मोलैरिटी लेके, तो नीचे आते आते क्या देखेगा? नेबरिंग रीजन में ये धीरे 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 हाइपरटोनिक हो रहा है। तो यहाँ पे जो यूरिन है या जो फ्लूइड है वो खुद को हाइपरटोनिक कैसे बना सकता है? हाइपरटोनिक बनाने के लिए वो अपना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो कि वाटर है उसको बाहर फेंक सकता है थ्रू दिस एक्वापोरिन चैनल्स क्रिएटेड बाय एडीएच। तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर फेंका जाएगा, यानी कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वाटर का इजी पैसेज क्रिएट कर दिया है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ने। तो वाटर जैसे जैसे बाहर आता जाएगा, ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो यूरिन धीरे 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 नीचे आएगा, तो ये बाहर जब ये रिलीज होने का टाइम है, ये इनर मेडलरी कंसंट्रेशन को फॉलो करेगा, यानी कि यूरिन का भी कंसंट्रेशन हो जाएगा 1200 मिली ऑस्मोल, दैट इज ऑलमोस्ट 4 टाइम हायर देन द हाइपरटोनिक इनिशियल हाइपोटोनिक यूरिन। लास्ट में जो यूरिन बना दैट इज हाइपरटोनिक, शुरू में जो यूरिन बना दैट इज हाइपोटोनिक या हाइपोऑस्मोलर। तो हाइपोटोनिक यूरिन से हाइपरटोनिक यूरिन बनाने के लिए वाटर को यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से बाहर फेंकना है, इसी को बोला गया है इजी पैसेज ऑफ वाटर थ्रू कलेक्टिंग डक्ट। तो ये कब हो जाएगा? जब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यूरिन दिखेगा कि बाजू में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहां पे कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक हो रखा है, कंसंट्रेशन धीरे 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 बढ़ रहा है। हम लोग कहते हैं कि जो संगत या दोस्त यार जैसे रहेगा, तुम्हारा जिंदगी में भी उसी हिसाब से चीजें होते रहेगा। योर बिहेवियर, योर परफॉर्मेंस, दैट विल डिपेंड अपॉन द इन्फ्लुएंस यू आर गेटिंग फ्रॉम योर फ्रेंड्स। अगर दोस्ती यारी सही, संगत अगर सही रहेगा तो तुम धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाओगे जिंदगी में, और तुम्हारा संगत अगर गलत है तो तुमको गड्ढे में गिरा देगा। तो ठीक उसी तरह से ये कलेक्टिंग डक्ट में जो यूरिन फ्लो हो रहा है उसका दोस्त कौन है? ये इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये कलेक्टिंग डक्ट का जो यूरिन है या जो लिक्विड है ये किसको फॉलो करने का कोशिश करेगा? इंटरस्टिशियल स्पेस का जो कंसंट्रेशन है, इंटरस्टिशियल स्पेस का जो कंसंट्रेशन है, इसी को ये फॉलो करने का कोशिश करेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कॉर्टेक्स रीजन में तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस का कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक था, फिर ये मेडला में आते आते इतना हाइपरटोनिक कैसे हो गया? तो इसका आंसर है ये जो असेंडिंग आर्म ऑफ हिनलीज लूप है, इसके थ्रू क्या रिलीज होता है? किस चीज को ये रीअब्सॉर्ब करवा सकता है? ये यहां पे रिलीज करता है सॉल्ट, NaCl। ठीक है, तो ये सॉल्ट के वजह से बेसिकली क्या होता है, ये सॉल्ट के वजह से ये मेडलरी रीजन का जो कंसंट्रेशन है ये बढ़ जाता है, ये हाइपरटोनिक मेंटेन रहता है। यहाँ पे और एक चीज रिस्पॉन्सिबल होता है इस मेडलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हाइपरटोनिक बनाने के लिए, ये एडीएच के दबाव में कलेक्टिंग डक्ट का जो डिस्टल पार्ट होता है यहाँ पे और एक चीज का रीअब्जॉर्प्शन होता है, एंड दैट इज यूरिया। ठीक है, कुछ यूरिया यूरिन के थ्रू बाहर चले जाते हैं और कुछ यूरिया को किडनी अपने नेफ्रॉन का जो कलेक्टिंग डक्ट रीजन का जो डिस्टल पार्ट है यहाँ से रीअब्सॉर्ब करवा लेते हैं। ठीक है, और यूरिया वापस यहाँ पे आके असेंडिंग आर्म में एंट्री लेगा और यहाँ से घूम घाम के डीसीटी होते हुए वापस यहाँ पे आएगा, फिर कुछ यूरिया यहाँ पे बाहर आएगा, कुछ यूरिया यूरिन के साथ बॉडी से बाहर चला जाएगा, कुछ यूरिया को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यूरिया जो बार बार यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे एक लूप फॉर्म करेगा यूरिया, तो इसके वजह से यहाँ पे यूरिया का कंसंट्रेशन भी समय के साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा, और ये यूरिया और ये सॉल्ट NaCl मिल के क्या करेगा, जो किडनी का जो मिडल रीजन है उसका कंसंट्रेशन को हाइपरटोनिक बना के रखेगा, राइट। हम लोग ऑलरेडी इस चैप्टर में पढ़े हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन कि हम लोग जो एक्सक्रीटा बनाते हैं, कुछ एक्सक्रीटा का कंप्लीट रिमूवल होता है जैसे कि अमोनिया, ठीक है, बट कुछ एक्सक्रीटा बॉडी पार्शियल रिमूव करता है और पार्शियली बॉडी उसको रिटेन करता है। वो कौन है? यूरिया। ताकि ये जो यूरिया हम लोग जानते हैं ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में या ऑस्मो रेगुलेशन में हम लोगों को हेल्प कर रहा है। ये किडनी के अंदर जो मिडलरी रीजन है, ठीक है, इसमें एज ए सॉल्यूट ये काम कर रहा है, और इनर मिडलरी जोन को ये यूरिया क्या बना के रखता है? हाइपरटोनिक बना के रखता है। सो इफ यू आर आस्क्ड कि व्हिच कंपोनेंट्स आर रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग द मिडलरी रीजन हाइपरटोनिक, देन यू हैव टू आंसर दे आर सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया, बिकॉज they are responsible for maintaining the hypertonic medullary interstitium. ठीक है, तो हाइपरटोनिक मेडलरी इंटरस्टिशियम कौन से कंपोनेंट्स के वजह से बनता है? सॉल्ट एंड यूरिया के वजह से। So that was more or less about counter current mechanism. ये salt and urea medullary inner medullary region में present रहता है, जो कि इस किडनी को हेल्दी बना के रखता है और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ओके, नाउ इस प्रोसेस को काउंटर करंट मैकेनिज्म को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज काउंटर करंट? अगर काउंटर करंट नहीं चलेगा तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कभी भी नहीं बनेगा, पहली बात। तो काउंटर करंट कहाँ पे चल रहा है? देखो, अगर हिनलीज लूप का बात करेंगे तो हिनलीज लूप के अंदर काउंटर करंट चल रहा है। कैसे? ये डिसेंडिंग आर्म है, यहाँ से फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है, ये असेंडिंग आर्म है, यहाँ से फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो डिसेंडिंग आर्म ऑफ हिनलीज लूप एंड असेंडिंग आर्म ऑफ हिनलीज लूप में, ठीक है, फ्लूइड का जो ऑपोजिट डायरेक्शनल फ्लो, उसी को हम लोग काउंटर करंट बोलते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शनल फ्लो को बोला गया है काउंटर करंट। तो ये लूप ऑफ हेनलीज में भी देखने को मिलता है और ये वासा रेक्टा में भी देखने को मिलता है। लूप ऑफ हेनलीज के पैरेलली कौन रहता है? वासा रेक्टा। तो ये वासा रेक्टा मान लेते हैं। अब वासा रेक्टा में ब्लड का एंट्री कहाँ पे होगा? यहाँ से। और ब्लड का एग्जिट कहाँ से होगा? यहाँ पे। धीरे धीरे ब्लड यहाँ पे स्लोली फ्लो होते रहता है। और वासा रेक्टा यहाँ पे क्या कर रहा है? हिनलीज लूप के पैरेलली वासा रेक्टा कर क्या रहा है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। वासा रेक्टा बेसिकली यहाँ पे जो ब्लड को लेके आया है, इस ब्लड यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई दे रहा है, राइट। ऑक्सीजन सप्लाई दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि गैसियस एक्सचेंज के लिए ये आया है, ऑक्सीजन सप्लाई देने और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेने। बट उस समय ये क्या करते हैं? इस काउंटर करंट मैकेनिज्म में भी हेल्प करते हैं। तो देखा जाए तो वासा रेक्टा के अंदर भी ब्लड का ऑपोजिट डायरेक्शनल फ्लो होता है, ठीक है। बट एक चीज देखो कि ये हो गया हेनलीज लूप का डिसेंडिंग आर्म, ये हो गया हेनलीज लूप का असेंडिंग आर्म। बट वासा रेक्टा में अगर देखेंगे, वासा रेक्टा में ये वाला जो आर्म है, जो कि ये हेनलीज लूप के असेंडिंग आर्म के साथ सिंक कर रहा है, ये वासा रेक्टा का डिसेंडिंग आर्म है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड नीचे की तरफ आ रहा है। और वासा रेक्टा का ये वाला जो आर्म है वो हेनलीज लूप का डिसेंडिंग आर्म के साथ सिंक करेगा, उसके बगल में रहेगा, इसके थ्रू ब्लड ऊपर जा रहा है, यानी कि ये वासा रेक्टा का असेंडिंग आर्म है। ये दोनों चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अब मेन खेल स्टार्ट होगा। तो चलो पहले हेनलीज लूप को वापस से बना लेते हैं। तो चलो, ये हो गया हेनलीज लूप। ये जो दाग है इसके ऊपर कौन है? इसके ऊपर है कॉर्टेक्स, ये है मेडुला।
ओके तो जो फिल्ट्रेट डिसेंडिंग आर्म में एंट्री ले रहा है वो क्या है, वो उसका कंसेंट्रेशन 300 मिलिऑस्मोल है, दैट इज आइसोस्मोलर टू आवर ब्लड और बॉडी फ्लूइड, इट इज आइसोस्मोलर टू इनिशियल फिल्ट्रेट, बट हाइपरटोनिक यूरिन के कंपैरिजन में ये क्या है, हाइपोटोनिक है, राइट। ओके तो जो फिल्ट्रेट या हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट धीरे धीरे डिसेंडिंग आर्म के नीचे आ रहा है, वो क्या दिखेगा, वो ये दिखेगा उसके आजू बाजू में जो किडनी के अंदर इंटरस्टिशियल स्पेस है उस जोन का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा हो रहा है, क्योंकि किडनी के अंदर ये ग्रेडियंट ऑलरेडी फॉर्म होकर रखा है, राइट। तो ये जो फिल्ट्रेट है ये जैसे जैसे डिसेंडिंग आर्म से नीचे आते जाएगा, ये भी बाजू वाला जो कंसंट्रेशन है इसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा, ये भी अपना कंसंट्रेशन को हाइपोटोनिक से क्या बना लेगा, हाइपरटोनिक बना लेगा। और ये यू टर्म में आते आते ये बिल्कुल हाइपरटोनिक हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा 1200 मिलिऑस्मोल। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि जब डिसेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनली, दिस आर्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द फिल्ट्रेट और मेकिंग द फ्लूइड रनिंग डाउन hypertonic in nature. This arm is responsible for making the filtrate hypertonic, right? Okay. अब ये hypertonic कैसे बन रहा है, ये कैसे अपना solution concentration को change किया, ये जो आर्म है this is permeable to water but impermeable to salt। तो एक सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन उसको बढ़ाना है तो उसमें दो प्रोसेस है, या तो उसका सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन को कम कर दो या तो उसका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन को बढ़ा दो, यानी कि उसमें सॉल्यूशन में या तो सॉल्वेंट कम करो या तो सॉल्यूट ऐड करो। अब ये जो आर्म है इसमें सॉल्यूट तो ऐड नहीं हो सकता है, सॉल्ट तो इसके अंदर नहीं घुस सकता क्योंकि ये इम्परमेबल टू सॉल्ट है, इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये क्या करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल को यानी कि सॉल्वेंट को ये रिएब्सॉर्ब करवा देगा, वाटर को बाहर फेंकता है यहां से, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। और वाटर जैसे जैसे कम हो रहा है इसका कंसंट्रेशन भी नीचे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वाटर डिक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ये यू टर्न लेते हैं तब इसको क्या देखने को मिलता है कि अब ये मिडिला से कॉर्टेक्स की ओर भागेगा। अब कॉर्टेक्स की ओर क्या होगा, कॉर्टेक्स की ओर इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक होते हुए दिखेगा, तो ये भी अपना कंसंट्रेशन को घटाना स्टार्ट करेगा, ये भी हाइपोटोनिक होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो एसेंडिंग आर्म का काम क्या होता है, लिक्विड को या फिल्ट्रेट को हाइपोटोनिक बनाना। अब ये हाइपोटोनिक कैसे बना सकता है, देखो अब एक सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक कैसे बना सकते हो, या तो उसमें सॉल्वेंट ऐड करके या तो उससे सॉल्यूट को हटा के। तो ये जो आर्म है, असेंडिंग आर्म है, दिस इज इम्परमेबल टू वाटर, तो इसमें सॉल्वेंट तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते, बट सॉल्यूट को जरूर यहां से निकल सकते हैं। यहां से सोडियम क्लोराइड को पैसिवली एब्जॉर्ब करवाएंगे और यहां से सोडियम क्लोराइड को एक्टिवली एब्जॉर्ब करवाएंगे। तो ये जो सोडियम क्लोराइड यहां पे रिलीज कर रहा है असेंडिंग आर्म, ठीक है, यही सोडियम क्लोराइड की वजह से ये जो इंटरस्टिशियम है, मिडलरी इंटरस्टिशियम, ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है हाइपरटोनिक इन नेचर, राइट। ये सॉल्ट मेनली रेस्पॉन्सिबल है क्योंकि असेंडिंग आर्म से रिअब्सॉर्ब हो रहा है, या असेंडिंग आर्म से इंटरस्टिशियल स्पेस में बाहर आ रहा है, ठीक है, ओके। तो इस प्रोसेस को बुलाता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ये हेनलीज लूप जो कर रहा है, हेनलीज लूप से हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, अल्टीमेटली असेंडिंग आर्म बहुत सारा सॉल्ट मॉलिक्यूल को बाहर फेंक रहा है, किडनी के इंटरस्टिशियम स्पेस में फेंक रहा है, जिसकी वजह से मिडलरी रीजन का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कॉर्टेक्स के कंपैरिजन में मिडला का कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, बढ़ा दिया, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अच्छा, अब देखो यहां पे अगर ये सॉल्ट
बाहर रिलीज होता गया और यहाँ पे वाटर यहाँ से बाहर रिलीज होता गया, तो एक समय क्या होगा, ये जो कंसंट्रेशन है ये वॉश आउट हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को ये कंसंट्रेशन को बिगड़ने नहीं देना है, इस कंसंट्रेशन को वॉश आउट होने नहीं देना है, हम लोग को इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना है। अब कंसंट्रेशन को मेंटेन करके कैसे रखा जा सकता है, उसके लिए हम लोग को हेल्प चाहिए होगा वासा रेक्टा। वासा रेक्टा एक्सेस सॉल्ट या एक्सेस वाटर को क्या करेगा, एक्सचेंज करके इस जगह में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बिगड़ने नहीं देगा। तो चलो अब वासा रेक्टा को लाते हैं। तो चलो ये जो वासा रेक्टा बन चुका है, वासा रेक्टा में ब्लड कहां से एंट्री ले रहा है, ऊपर से एंट्री ले रहा है, राइट। ब्लड का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना रहेगा, 300। अब वासा रेक्टा भी वही चीज फॉलो करेगा जो हिंडीज लूप फॉलो किया, द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ किडनी इंटरस्टिशियल स्पेस। तो वासा रेक्टा जैसे जैसे नीचे आते जाएगा, ये एक्सेस सॉल्ट को यहां से एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो असेंडिंग आर्म ने छोड़ा था। तो ये सॉल्ट को जैसे जैसे एब्जॉर्ब करते रहेगा, ये वासा रेक्टा के अंदर जो ब्लड है उसका कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी ब्लड जैसे जैसे नीचे आएगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, 300 से 400, 500, 600, 700 होके ये नीचे आ जाएगा। आते आते हाइपरटोनिक ये भी बन जाएगा। और यू टर्न में यानी कि हेयर पिन लूप में आते आते वासा रेक्टा के अंदर जो ब्लड है उसका कंसंट्रेशन भी 4 गुना बढ़ के हो जाएगा 1200 मिलीऑस्मोल, जो कि इनर मेडलरी रीजन का जो कंसंट्रेशन है उसको मैच कर रहा है। तो ये वासा रेक्टा के अंदर जो ब्लड है ये कैसे हाइपरटोनिक हुआ, वासा रेक्टा का जो डिसेंडिंग आर्म है ये हाइपरटोनिक ब्लड प्रोड्यूस कर रहा है हेयर पिन लूप रीजन में। कैसे, ये सॉल्ट को एब्जॉर्ब करके, एक्सेस सॉल्ट को यहाँ से ये एब्जॉर्ब किया। अब ये जितना सॉल्ट ये एब्जॉर्ब करेगा उतना ही सॉल्ट को ये क्या करते हैं, इसका जो असेंडिंग आर्म है उसके थ्रू जहाँ पे वाटर रिलीज हो रहा था इस रीजन में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत वाटर भी यहां से ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो देखो वासा रेक्टा कर क्या रहा है, यहां से सॉल्ट को लेके यहां पे डाल दे रहा है ताकि यहां पे वाटर के वजह से कंसंट्रेशन ना बिगड़ जाए। और अगर वाटर कंसंट्रेशन बिगड़ने का कोशिश कर रहा था तो ये वाटर को भी ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कुल मिला के ये वासा रेक्टा क्या किया, सॉल्ट को बस एक जगह से दूसरी जगह में डाला और वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जो एक्स्ट्रा हो रहा था। तो जिसके वजह से क्या, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ था वो वॉश आउट नहीं हो पाता है, ये लूप फॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि वासा रेक्टा के थ्रू ब्लड जो ऊपर जाएगा उसका भी कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होते जाएगा, उसका भी कंसंट्रेशन धीरे धीरे अब डिक्रीज होते जाएगा, यानी कि हाइपरटोनिक ब्लड से अब ये हाइपोटोनिक ब्लड बन के कॉर्टेक्स रीजन से बाहर चला जाएगा। राइट तो कुल मिला के यही था काउंटर करंट मैकेनिज्म। हिनलीज लूप का काम क्या होता है, यहाँ पे सॉल्ट रिलीज करके कंसंट्रेशन को बढ़ाना, राइट। खास करके जो असेंडिंग आर्म है ये मिडला को क्या बना रहा है, हाइपरटोनिक बना रहा है। अच्छा, अब ये वासा रेक्टा कर क्या रहा है, ये सॉल्ट एक्सेस जो सॉल्ट है उसको यहाँ से इनटेक करके ये इस सॉल्ट को इस जोन से इस जोन में थ्रो कर रहा है, ताकि इस जोन में जो वाटर रिलीज हो रहा था उसके वजह से यहाँ का जो कंसंट्रेशन है वो बिगड़ ना जाए, ठीक है, वो हाइपोटोनिक ना हो जाए, इसलिए वो सॉल्ट को रिलीज किया और वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। तो बेसिकली कहानी यहाँ पे खत्म होता है और ये दोनों मिलके किडनी के अंदर जो इनर मेडलरी हाइपर ऑस्मोलारिटी या हाइपरटोनिक इनर मेडलरी रीजन
को मेंटेन करके रखते हैं, राइट। ओके, सो दैट वाज अबाउट काउंटर करंट मैकेनिज्म। और हम लोग ऑलरेडी ये पढ़े हैं कि ये सारा तामझाम किस लिए किया जा रहा था, ताकि ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ये कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को रीअब्सॉर्ब करवा सके विद द हेल्प ऑफ ADH हार्मोन। और डू नॉट फॉरगेट द रोल ऑफ यूरिया इन मेंटेनिंग द हाइपर ऑस्मोलरिटी ऑफ द इनर मेडुलरी रीजन, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट का जो डिस्टल पोर्शन है, एंड पार्ट है, यहाँ से ADH के इन्फ्लुएंस में यूरिया को रीअब्सॉर्ब करके इंटरस्टिशियल स्पेस में डिपॉजिट करवाया जाता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑफ आवर किडनी एंड हाउ इट्स हेल्पिंग अस टू प्रोड्यूस hypertonic or concentrated urine when we are in requirement, when our body is badly dehydrating, right? So that was all about this lecture. I'll come with another conceptual video, another lecture. Until then, stay tuned. Jai Hind. Bye bye.